सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो आपके मुख्य परीक्षा के अंतर्गत दे रखा है। तो देखिए, ये आपके पाठ्यक्रम का वर्गीकरण है, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर ये 24 है वो आपके ये मुख्य परीक्षा यानी सार्वजनिक परीक्षा है उसके अंतर्गत दे रखा है। जिस सार्वजनिक परीक्षा में वो चैप्टर आएंगे जो आपके है ना, जो मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये चैप्टर 9 चैप्टर आपके TMA में है, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है TMA वाले चैप्टर को, क्योंकि आप ये TMA में आ गए हैं। तो कुल 25 पार्ट है, तो ये 16 पार्टों के अंतर्गत ही ये 24वां पार्ट भी दे रखा है ना। तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपकी मुख्य परीक्षा में आएगा जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने ये सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने ये वीडियो नहीं देखा है, इन वीडियो को नहीं देखा, तो उनको वो वीडियो को देखें, ठीक है। ये मैंने 23 तक के चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। ये है, देखो। और दूसरी बात ये है कि जब शुरुआत में वर्गीकरण किया गया था पाठ्यक्रम का, है ना, तो मैंने जो शुरुआत के जो वीडियो आपको पढ़ाए थे, जैसे चैप्टर नंबर 2 है या 3 है या 5 है, तो उस समय तक तो ये है कि पाठ्यक्रम का जो वर्गीकरण है वो NIS बोर्ड ने इस तरह से किया था कि आपका जो सार्वजनिक परीक्षा के जो चैप्टर है, मान लो ये जो सारे चैप्टर थे, इन चैप्टर को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक तो वो भाग जिसके अंदर सिर्फ विषय वस्तु वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जिसमें न्यूट्राई पूछी जाती, और एक वो पार्ट जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन उसके बाद में फिर NIS ने कुछ वर्गीकरण किया, दोबारा बफ्रिकेशन किया, जिसके तहत उन्होंने सिर्फ 2 ही भागों में इनके पाठों को बांटा है। इन 25 पाठ को सिर्फ 2 ही भागों में बांटा गया। पहले 3 भागों में था, है ना। एक तो वो प्रश्न पाठ जो TMA में आएंगे, दूसरे वो पाठ जिसमें सिर्फ न्यूट्राई पूछी जाएगी, तीसरे नंबर पर वो पाठ थे जिसमें से आपको विषय वस्तु वाले यानी कि लघुतात्मक, अति लघुतात्मक, व्याख्या वगैरह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन फिर बाद में दोबारा उन्होंने वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने ये कर दिया कि पाठों को सिर्फ 2 ही भागों में बांटा, जिसमें 9 पाठ आपके 40% पाठ्यक्रम आपका जो है सिर्फ TMA के अंतर्गत रखा गया। बाकी के 60% पाठ्यक्रम आपका जो है मुख्य परीक्षा यानी कि सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत रखा गया। तो आपको पता ही है, तो जो शुरुआत में जो वीडियो देख रहे हैं उसमें मैंने उस तरह से बफ्रिकेशन बताया था, लेकिन बाद के वीडियो में मैंने इस तरह से बताया, और साथ में अलग से मैंने इसकी जो वीडियो भी बनाई है कि हिंदी के पाठ्यक्रम का दोबारा वर्गीकरण हुआ है। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज ना हो कि हमारे मुख्य पाठ्यक्रम में क्या आएगा, या हमारा TMA में कौन से चैप्टर, या फिर इसमें कुछ न्यूट्राई पूछी जाएगी क्या। नहीं, अब आपके ये जितने भी चैप्टर दे रखे हैं आपके, है ना, 16 चैप्टर, उनमें से किसी भी पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी पार्ट में से आपकी न्यूट्राई पूछी जा सकती है। न्यूट्राई आप समझ ही गए, जिसके अंतर्गत जैसे मान लो विषय वस्तु विषयनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। उन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। दूसरा, मिलान वाले क्वेश्चन दे दिए, खाली स्थान वाले क्वेश्चन दे दिए, तो कुछ पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो एक बार हम जो अगले में एक वीडियो के अंदर इस तरह से प्रश्न भी लेके आ जाऊंगी कि किस किस तरह के प्रश्न वो पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। तो हमें जो है हिंदी की जब तैयारी तो कर ही रहे हो, साथ में आप इनके जो प्रश्न पत्र का नमूना है वो भी आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको आइडिया होगा किस तरह का प्रश्न पत्र हमारे एग्जाम में आएगा। और मैं भी यूट्यूब पर डाल दूंगी ताकि आपको पता रहे। तो अब देखिए, तो अब हम जो है ये 23 पाठों तक तो हम पढ़ चुके हैं। ये 16 पाठों में से जो यहाँ तक के जो पाठ है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि ये पाठ हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 24 पढ़ेंगे, हिंदी और जनसंचार माध्यम। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं मैडम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ। तो एक बार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए 1-2 दिन में, उसके बाद में हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो मुख्य क्वेश्चन है या फिर चैप्टर के क्वेश्चन है वो हम करेंगे, और साथ में आपको व्याख्या वगैरह है, पत्र कैसे लिखना, वो भी हम बताते रहेंगे। तो एग्जाम से पहले पहले सब चीज़ आपको करवा दी जाएगी। तो पढ़ते हैं हिंदी और जनसंचार माध्यम। तो देखो, हिंदी और जनसंचार माध्यम जो है उसके अंतर्गत बता रखा है कि हिंदी भाषा का प्रयोग जो है जनसंचार के क्षेत्र में, जनसंचार मतलब कि जैसे कि हमारे सूचना तकनीकी है, ठीक है। इसके अलावा हमारा पढ़ाई लिखाई है, हमारा रोजगार है, मौसम संबंधी समाचार है ना, उसके क्षेत्र में। इसके अलावा हमारे अखबार है, TV है, रेडियो है, उनमें भी जो जनसंचार के जो माध्यम है जिसके जरिए हमें सूचना पहुँचती। जनसंचार मतलब कि जनता को सूचना पहुँचाने के माध्यम, वो तरीके, तो उसमें भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये चीज़ इस पाठ में हम पढ़ेंगे। देखो, पाठ पढ़ना जरूरी इसलिए है पहले कि कुछ, देखो मैं इसलिए पाठ पढ़ाती हूँ ताकि जिन विद्यार्थियों के पास किताबें नहीं पहुँची है तो वो यहाँ से देख कर उनकी किताबों से पता चल जाए क्या क्या हमारे किताब में कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं,
है ना, सीधा ही क्वेश्चन आंसर करवाएंगे हम तो आपको चैप्टर तो समझ में ही नहीं आया, आप क्वेश्चन आंसर कैसे याद कर पाओगे। तो इसीलिए ये है कि पहले आप अच्छे से पाठों को पढ़ें, पाठों को आप अच्छे से समझ जाओगे, पढ़ोगे तो क्वेश्चन चाहे कहीं से भी उठ के आए, आपको एक बार क्वेश्चन देने का आइडिया हो जाए, क्वेश्चन के आंसर देने का आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन उस चैप्टर में से पूछा गया है। इसीलिए मैं हमेशा आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे, या फिर कहीं से भी आप क्वेश्चन के आंसर भी याद करते हो तो आपको आसानी से याद हो जाता है। बात यह है कि जब तक हमें उस चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा, उस चैप्टर के बारे में क्या चीज़ें उसमें दे रखी है, क्या बात उसमें बता रखी है, वो जब तक हमें पता नहीं होगा हम कैसे उसका क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले अच्छे से आप चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर पर जाइए। तो अब पढ़ते हैं हिंदी और जनसंचार का माध्यम। आज थोड़ा मेरा गला भी खराब हो रहा है, चलो कोई नहीं, पढ़ते। आज सूचना तकनीक का ज़माना है, दुनिया का हर छोटा बड़ा काम अब सूचना तकनीकी से जुड़ गया है। तो देखो, सूचना तकनीक का मतलब कि सूचनाएं है तकनीकी माध्यम से भी हमारे पास पहुंचती है। ठीक है, आज आपके पास मोबाइल है, टीवी है ना, लैपटॉप है, कई गूगल है, कई माध्यमों से आप सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। चाहे वह पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, रोजगार तलाशने का मामला हो, अपना रोजगार बढ़ाने या फिर खेती किसान, मौसम, देश दुनिया की जानकारी हासिल करने की ज़रूरत, सब कुछ सूचना तकनीक के जरिए संभव है। तो ये जो भी चीज़ें हैं हम देश दुनिया के बारे में जानते हैं, खेती में किसान जो है अपने किसानी के बारे में, खेती को किस तरह से करना है, मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन से उन्नत बीज अब आ चुके हैं, उन्नत खाद उनमें आ चुके हैं, है ना, कैसे वो अपनी फसलों में उन्होंने जो है उत्पादन को बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो सूचना तकनीकी के माध्यम से संभव हुई है। अब दूर दराज इलाके का कोई विद्यार्थी कक्षा में जाए बगैर घर बैठे अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कठिनाइयों का समाधान ही पा सकता है। जैसे कि आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो अभी, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ो या फिर आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस खरीद रखी है, कोई कोर्स खरीद रखा है, उसके माध्यम से पढ़ो, तो घर बैठे ही आप बिना स्कूल जाए है ना, और अपने पाठ्यक्रम की तैयारी, अपने जो है आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हो। तो दुर्गम गाँव का एक किसान दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या किसी दूसरे महानगर में स्थित कृषि केंद्र के विशेषज्ञ से संपर्क कर अपनी खेती बाड़ी, पशुपालन आदि से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा और उनका समाधान प्राप्त कर सकता है। छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक अब सूचना तकनीकी के जरिए न सिर्फ देश के कोने कोने तक बल्कि दुनिया भर में अपने कारोबार के बारे में सूचनाएं फैला और अपने कारोबार को गति दे सकता है। तो कहीं पर भी बैठे सूचना तकनीकी का माध्यम से ही ये संभव हो पाया है कि व्यक्ति को, है ना, हर तरह की जानकारी उनको मिल जाती है। छोटी से छोटी सूचना अब पलक झपकते दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। अब सूचनाएं सिर्फ अखबार, रेडियो और टेलीविज़न जैसे माध्यमों तक सीमित नहीं रही। न्यूज मीडिया यानी कि नया माध्यम नाम से संचार का एक नया संचार विकसित हो चुका है। हमें सिर्फ सूचनाएं रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार, इनके माध्यम से नहीं होती है, बल्कि जो है एक न्यूज मीडिया है जो है सूचनाओं को बहुत जल्दी पहुंचा देती है, उससे भी हमें मिलती है, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग है, वेब पोर्टल है, वेब मैगजीन है, यूट्यूब है आदि जैसे माध्यम विकसित हो चुके हैं। तो देखो, इनके माध्यम से भी हमें सूचनाएं मिल जाती है, हमें समाचार हमारे तक पहुंच जाते हैं। इन माध्यमों को सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाते हैं? ये सभी सोशल मीडिया कहलाते हैं। इन माध्यमों पर कोई भी व्यक्ति खुद अपना खाता खोलकर हजारों लोगों से एक साथ जुड़कर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। सूचना तकनीक के नए माध्यम रोजगार के भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो सूचना तकनीकी के माध्यम है, इसके माध्यम से व्यक्तियों को क्या मिल रहा है? रोजगार भी मिल रहा है। इस पाठ में हम सूचना तकनीक और संचार माध्यम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूचना तकनीक क्या है, ठीक है, और संचार के माध्यम क्या है, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो देखो, इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों आपको क्लास 12th में ये पाठ दिया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, आप इससे क्या सीखोगे। तो पहला तो ये है कि संचार माध्यमों का महत्व प्रस्तुत कर सकेंगे कि संचार का माध्यम जो है, जो संसार के इतने जो माध्यम है संचार के, उसका क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। संचार प्रणाली के विकास का उल्लेख कर सकेंगे। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे कि अखबार, रेडियो, टेलीविज़न की कार्य प्रणाली और उनके महत्व को अभिव्यक्त कर सकेंगे। नए संचार माध्यमों जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वेब पोर्टल, ई पेपर, वेब मैगजीन, वेब सीरीज आदि के बारे में उल्लेख कर सकेंगे। संचार माध्यमों के लाभ रेखांकित कर सकेंगे। संचार माध्यमों में रोजगार के अवसरों का उल्लेख कर सकेंगे। सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कर सकेंगे। देखो, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है
आदि जो भी सोशल मीडिया है, अगर उससे फ़ायदे हैं तो उससे कुछ नुकसान भी है, तो उसके बारे में हम जान सकेंगे। अब पढ़ते हैं हमारे चैप्टर को, संचार का महत्व। तो ये पहला पॉइंट है आपके चैप्टर का कि संचार का क्या महत्व है। तो देखो, संचार का क्या महत्व है कि कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन जैसे साधन न हो तो क्या होता। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे समाचार हम तक नहीं पहुंच पाते। अगर इनमें से कुछ पहुंचते भी तो उनमें काफ़ी समय लगता है ना। तो देखो, आज रेडियो, टेलीविज़न है, अखबार है, मोबाइल फ़ोन है, जिसके ज़रिए हम जो यूट्यूब, फेसबुक आदि कुछ, ट्विटर वगैरह कुछ चलाते हैं, अखबार वगैरह हम पढ़ लेते हैं ऑनलाइन। तो इन माध्यम से हमें तुरंत ही सूचना प्राप्त हो जाती है ना। जो भी घटना घटी है हमें तुरंत पता चलता है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो जो सूचनाएं हैं वो हमें बहुत दिन बाद में पता चलती। इस तरह न सिर्फ हम दूसरे के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते, तो इस तरह से हम दूसरों के बारे में नहीं जान पाते, दूसरे देश में क्या हो रहा है वो भी हम नहीं जान पाते, बल्कि हमारी भी बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती। बहुत होता है तो हमसे जुड़े लोग, यानी कि गांव, मोहल्ले, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों आदि को हमारे बारे में जानकारी देती। तो कौन लोग जानते हैं आपको? ठीक है, बस यही आपके गांव वाले, जहाँ आप रहते हो, आपके मोहल्ले वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, दोस्तों, वहीं तक ही जो है सूचनाएं रहती। देश दुनिया की बहुत सारी जानकारी हम तक पहुंच नहीं पाती। हमारी सरकारें हमारे लिए क्या कर रही है इसके बारे में पता नहीं चल पाता। सरकारें जो कर रही हैं वह कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है, इन सब के बारे में लोगों की राय ही नहीं जान पाते। कहीं रोजगार की सूचना निकलती तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ कौन क्या बेहतर कर रहा है। इससे प्रेरणा लेकर हमें भी कुछ अच्छा करने का उत्साह नहीं बन पाता। संचार और लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। देखो, संचार को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। अगर कहा जाए कि संचार को लोकतंत्र का चौथा खंभा किसे कहते हैं तो वो होता है संचार को। इसीलिए कि अखबार, रेडियो, टेलीविजन जैसे माध्यम सूचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। क्यों कहते हैं इनको, संचार को जो है लोकतंत्र का चौथा खंभा क्यों कहते हैं? क्योंकि अखबार है, संचार कौन कौन से हो गए, संचार माध्यम कौन से, अखबार है, टेलीविजन है, रेडियो है, आदि जो सूचना देने वाले जो माध्यम है वो लोगों तक क्या पहुंचाते हैं, जागरूकता पहुंचाते हैं। बताते रहते हैं कि सरकारें क्या ठीक काम कर रही है, क्या ठीक नहीं कर रही है, क्या होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, समाज में कहाँ अच्छा काम हो रहा है और अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो उसे कैसे दूर किया जाना चाहिए। इस तरह सरकारों और प्रशासन पर भी दबाव बना रहता कि वे देश और समाज के लिए ऐसा कोई काम न करे जिससे जनहित पर बुरा प्रभाव पड़े, लोगों के मूल अधिकारों का हनन न होने पाए। तो लोगों के मूल अधिकारों का भी हनन न होने पाए। संचार माध्यम एक पाठक, श्रोता, दर्शक के रूप में आम नागरिकों को भी अवसर देता है। देखो, संचार माध्यम क्या करता है, एक पाठक के माध्यम से, पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, दर्शक यानी देखने वाला। ठीक है, तो हम रेडियो से समाचारों को सुनते हैं, हम टेलीविजन से देखते भी और सुनते भी हैं। पाठक यानी हम अखबारों से जो है जो भी सूचनाएं होती है उसको पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, नागरिकों को अवसर भी देता है कि वे अपने विचारों को भी प्रकट करें। जैसे कि मान लो ना, आपने कोई अखबार पढ़ा, ठीक है, अखबार में किसी घटना को लेकर आपके कोई विचार बनते हैं, तो आप क्या करते हो, उस अखबार के अंदर जो संपादकीय का एक पृष्ठ होता है, एक पेज होता है, उसके अंदर पाठक के पत्र भी होते हैं। तो किसी भी घटना पर अगर आपके विचार बनते हैं तो आप उस अखबार में, है ना, उस संपादकीय को आप कुछ, उस अखबार को आप उस घटना के ऊपर कुछ पत्र लिखते हो। आपका पत्र अगर अच्छा लगता है, विचार आपके अच्छे होते हैं ताकि लोगों तक पहुँचने चाहिए, तो उस पत्र के विचार को नाम सहित, आपके नाम सहित एक अखबार में छापा जाता है। इसके अलावा टेलीविज़न पर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, आम नागरिकों को भी कई बार लाया जाता है, उनके विचारों को जाना जाता है। जब कभी वोट वगैरह होता है तो है ना, उनसे बातचीत भी की जाती है ना, तो ये चीज़ें जानी जाती हैं। अब तो यूट्यूब भी ऐसा माध्यम हो गया, आपने कई बार देखा कि यूट्यूब के ऊपर भी कई ऐसे व्लॉगर होते हैं जो क्या करते हैं कि लोगों से सूचनाएं वगैरह लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो एक दूसरे को अपनी सूचनाएं बताते हैं, लोगों को विचार तक, एक दूसरे के लोगों तक पहुंचते हैं और वो जान पाता है कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे समाज में, हमारे सरकारों के बीच में क्या चल रहा है। वरना ये सब नहीं होता तो हम चीज़ें नहीं जान पाते हैं। तो इस तरह से अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर देता है। इसीलिए हर अखबार में पाठकों के पत्र के लिए जगह अवश्य तय होती है। तो मैंने बताया कि पाठकों के लिए, पत्रों के लिए, जो पाठक जो पत्र लिखता है उसके लिए एक जगह होती है जिसमें उन पाठक के पत्र छापे जाते हैं। इनमें उनकी शिकायतों के लिए भी जगह होती है, जहाँ वे प्रशासन के किसी काम के प्रति संबंधित विभाग और आम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसी तरह रेडियो, टेलीविजन में भी इस बात का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं कि आम लोग भी उसमें हिस्सेदारी कर सके, अपने विचार प्रकट कर सके या फिर अपनी समस्याएं बता सके। इसके अलावा संचार माध्यमों का उपयोग प्रशासन और सरकारें भी करती हैं, है ना। तो संचार माध्यमों का उपयोग प्रशासन और सरकार भी करती है ताकि जनता तक वो अपनी बात को पहुंचा सके। सरकारें अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताती है, लोगों को उनमें हिस्सेदारी के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती है। सरकारों और प्रशासन को भी
अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है ताकि लोग उनका समुचित लाभ उठा सकें। इसके अलावा कई सामाजिक बुराइयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋषि, व्यापार आदि से, सॉरी ये कृषि है, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कृषि होगा, है ना, कृषि, व्यापार आदि से जुड़ी समस्याओं के बारे में समाधान के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो कई सामाजिक बुराइयां हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, व्यापार है आदि से जुड़ी कुछ समस्याएं होती है ना, उनके समाधान के लिए, उनको समाधान को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। जो लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़े होते हैं, जो लोगों के मूल अधिकार है, लोगों को कुछ अधिकार दिए गए सरकार ने, मौलिक अधिकारों से वो जुड़े होते हैं, इनके बारे में सरकारी प्रयासों में लोगों की सहभागिता की जरूरत होती है। इसके लिए प्रशासन और सरकारें जनसंचार माध्यमों का उपयोग करती है। इसके लिए वे विज्ञापन, समाचार, सूचनाओं आदि के प्रकाशन, देखो तो वो क्या करती है, विज्ञापन छपवाती है। मान लो जो भी सूचनाएं होती है ना, कोई योजनाएं होती है, उसके लिए विज्ञापन आता है ना, समाचार कुछ होते हैं, सूचनाएं कुछ लोगों तक पहुंचाई जाती है, कुछ प्रकाशन होते हैं, प्रसार का सहारा लेती है। जैसे शिशु और माताओं को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके बारे में जनसंचार माध्यमों के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाना आसान हो जाता है। इसी प्रकार उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी सूचनाएं, खेती, किसानी, विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर चलाई जाने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कुछ भी सूचनाएं होती है जो कि खेती के बारे में होती है, ये विद्यार्थियों की सुविधाओं को लेकर होती है, ये महिला जागरूकता को लेकर होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं होती हैं, तो जनसंचार के माध्यम से ही पहुंच पाती है। इस तरह जनसंचार माध्यम आम नागरिकों, सरकारों और प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु यानी कि एक कड़ी का काम करता है, एक सेतु का काम करता है ना, तो काम करता तो है ही, उसमें सतर्क, सचेत, जागरूक भी बनाता है। देखो जनसंचार माध्यम क्या कहते हैं, लोगों को, नागरिकों को सरकार और प्रशासन के बीच एक कड़ी का काम करता है, एक माध्यम होता है, जिससे लोग क्या होते हैं, एक तो लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, लोगों में सरकार में भी क्या चल रहा है, प्रशासन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मिलती है, साथ में लोग सतर्क भी होते हैं, सचेत भी होते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, और जागरूक भी बनते हैं। अनेक सामाजिक बुराइयों से दूर रहने और समाज में कुछ बेहतर काम करने की प्रेरणा भी देते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर संचार माध्यम न होते तो सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के कामकाज का ढंग क्या होता। देखो अगर संचार माध्यम ही ना होता तो लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाती, तो वो अधिकारी वगैरह तो अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, लोगों का भला ही नहीं हो पाता, तो कैसे उनका कामकाज का ढंग क्या होता, ये आप कल्पना कीजिए। शायद वे लोगों के हितों की अनदेखी करने से न हिचकते। इसीलिए जनसंचार माध्यमों को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। तो आज कोई भी काम होता है तो व्यक्ति अच्छे सचेत होकर करता है कि लोगों को मेरा कोई गलत काम पता ना चल जाए, अच्छे से मैं लोगों के लिए काम करूं, जिस पद पर वो होता है वो उसी पद को की गरिमा को बनाए रखते हुए ही वो कार्य करता है। लोकतंत्र के 3 खंभों के बारे में तो आप जानते ही हैं। पहला होता है विधायिका यानी कि संसद, तो पहला खंभा क्या हो गया, संसद, विधायिका, और विधानसभाएं हो गई। जो संसद है, विधानसभाएं है, वो है, यहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और फिर जनता के हितों और देश के विकास को ध्यान में रखते हुए कानून, नियम, कायदे बनाते हैं। दूसरा है कार्यपालिका यानी कि व्यवस्थापिका। देखो विधायिका है यानी कि संसद है ना, विधानसभाएं है, कुछ नियम कायदे बनाती है ना, और उनको कौन लागू करता है, कार्यपालिका है, उसमें लागू करती है। तो कार्यपालिका की व्यवस्था दूसरा खंभा हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया। यानी कि जैसे कि पुलिस है, प्रशासन के विभिन्न अंग है जिसमें जिम्मेदारी होती है ना। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों, कायदों का पालन कराना होता है, ठीक है। इसके लिए वे अपने दंडात्मक अधिकारों का भी उपयोग करती है। देखो विधायिका जो भी नियम बनाती है, नियम कायदों जो विधायक में जो संसद में बनते हैं ना, हमारी सांसद है, कुछ नियम हमारे लोगों के हितों के लिए बनाती है, हमारे कानून हमारे लिए बनाती है ना। उन कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करवाता है, कार्यपालिका करवाती है। कार्यपालिका में कौन काम करने वाले होते हैं, जैसे हमारे प्रशासन है, पुलिस है ना। तो अगर कोई दंडात्मक कार्य करता है, गलत कार्य करता है तो उसको दंड देती है। यानी अगर कोई नागरिक कानून या नियम कायदों का पालन नहीं करता तो उसे दंड करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो और तीसरा है न्यायपालिका। अब तीसरा कौन सा होगा, न्यायपालिका, जहाँ से व्यक्ति को न्याय मिलता है। न्यायपालिका विधायक और कार्यपालिका के काम काज पर नज़र भी रखती है कि जो विधायक है जो काम कर रहे हैं, और कार्यपालिका के अंतर्गत जो उन नियमों को लागू किया जा रहा है और वहाँ जो कार्य हो रहा है उस पर वो क्या करती है, नज़र रखती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहा तो वह उसे दंडित करती है। तो न्यायपालिका क्या करती है, सरकारी कोई कर्मचारी है ना, कोई विभाग है, अगर वो कार्य को दायित्व को ढंग से नहीं कर रहा तो उसको दंडित भी कर सकती है। जैसे अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेकर किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ देता है या उसे गलत काम करते रहने देता है तो न्यायपालिका उन दोनों को दंडित कर सकती है। इसके अलावा अगर आम आदमी
ये आम नागरिक अपने प्रति हुए किसी अन्याय या फिर अपने मौलिक अधिकारों के हनन की गुहार लगाते हैं तो उसका भी निपटारा करती है। तो आम आदमी है, जैसे हमारी जैसी जनता है ना, अगर उनके साथ कभी कोई अन्याय होता है, उनके अधिकारों का मौलिक जो अधिकार है उनके अधिकारों का जो हनन होता है, ठीक है, तो उसको उसका निपटारा भी करती है। देखो मौलिक अधिकार हमें कुछ दे रखे हैं, तो मौलिक अधिकार को अगर हम देखें तो जैसे कि बोलने का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, इसके अलावा जो हमारे और जैसे है ना पढ़ाई लिखाई का हमारा अधिकार है, ठीक है, इस तरह से कुछ अधिकार हमें दे रखे हैं। हमें एक से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार है, हमें कहीं भी रहने बसने की अपने देश में सुविधा या अधिकार है। तो ये कुछ अधिकार हमारे हैं, है ना, अपनी बात को रखने का हमारा अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो ऐसी कई अधिकार हमें दे रखे हैं। तो अगर इन अधिकारों में अगर हमारा हनन होता है, ठीक है, तो उसका निपटारा भी न्यायपालिका करती है। अगर इन तीनों के कामकाज में कोई कमी नजर आती है तो उसके बारे में ध्यान आकर्षित करने का काम जनसंचार माध्यम करता है। अब देखो अगर इन तीनों के कार्य हैं, कौन तीन कार्य? संसद है, जिसमें विधायिका वगैरह आ गई, विधानसभा आ गई, इसके अलावा आपके कार्यपालिका है ना, फिर न्यायपालिका है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उनके कामकाज में भी अगर कोई मिस्टेक होती है ना, तो उसको भी फिर उस पर नज़र कौन रखती है? जनसंचार माध्यम, मीडिया वाले, कि भैया देखो उसने ऐसे काम कर दिया, है ना। इसलिए उन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो इन तीनों पर नज़र कौन रखता है? फिर जनसंचार माध्यम रख के द्वारा रखा जाता है, जो कि जनसंचार है। मगर इसका इसका ये अर्थ नहीं कि संचार माध्यम सिर्फ सरकार, प्रशासन या फिर पूरी व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं। जब संचार माध्यम सरकार की किसी जन कल्याणकारी सूचना का प्रचार करती है, उसकी नीतियों के प्रचार में सहयोग करते हैं, जन जागरूकता अभियान संबंधी खबरें या फिर फीचर लेख आदि देते हैं, तो वे एक तरह से सरकारी व्यवस्था का सहयोग भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जनसंचार माध्यम जो है इनके ऊपर निगाहें ही रखेगी, नज़र रखेगी कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, नहीं। इसके अलावा वो इनकी अच्छी अच्छी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है, इनकी सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में भी वो उनकी मदद करती है। पढ़ाई लिखाई संबंधी सरकार की नीतियाँ, योजनाओं के बारे में अगर संचार माध्यम प्रचार प्रसार नहीं करते तो लोगों को उनके बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती। इसी तरह व्यापार, कारोबार आदि के बारे में समाचार और लेख, फीचर आदि के जरिए विशेषज्ञों की राय लोगों के सामने नहीं रखते, तो कई लोगों को अपने कारोबार में सहयोग नहीं मिल पाता। इसके अलावा सरकारी व्यवस्था को भी मीडिया की ज़रूरत होती है। देखो सरकारी व्यवस्था को भी किसकी ज़रूरत होती है? मीडिया की ज़रूरत होती है। अखबारों की, रेडियो की, टेलीविज़न की, न्यूज़पेपर की, इनकी सबकी ज़रूरत इनको सरकार को भी होती है। वो अपनी योजनाएं, अपनी बातों को लोगों तक इनके माध्यम से ही पहुंचाती है। जब सरकारी व्यवस्था कोई कानून, नियम, कायदे, योजनाएं वगैरह बनाती है तो इसके प्रचार प्रसार, लोगों तक उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए उसे संचार माध्यमों की ही ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो कल्पना कीजिए कि अगर संचार माध्यम नहीं होते तो सरकार की योजनाओं के बारे में सभी लोगों तक जानकारी पहुंचना कठिन होता। कितना कठिन होता? इस दृष्टि से भी संचार माध्यम व्यवस्था का चौथा खंभा साबित होता है। इस प्रकार जनसंचार माध्यमों का निम्नलिखित महत्व। अब देखो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जनसंचार माध्यम का महत्व क्या है। तो पहला है सूचनाएं पहुंचाना, ठीक है। दूसरा है लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, नियम कायदों का प्रचार प्रसार करना, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों को रेखांकित करते रहना, आम लोगों को जनता और प्रशासन के कामकाज में सहभागी बनाना, किसी योजना, नीति, कार्यक्रम आदि के बारे में आम लोगों की राय सरकार के सामने पेश करना। तो इस तरह से सरकार का ये काम, जनसंचार का ये काम होता है। संचार प्रणाली का विकास। अब देखो संचार प्रणाली का विकास कैसे हुआ, कि जो भी संचार प्रणाली है उसका विकास कैसे हुआ। कल्पना कीजिए कि जब दुनिया में अखबार, रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट जैसे संचार माध्यम नहीं थे, तब लोग कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे? कैसे राजा के फैसले प्रजा तक पहुंचते थे? कैसे प्रजा को पता चलता था कि राजा उसके लिए क्या कर रहा है? कैसे राजा अपने संदेश अपने राज्यों के दूर दराज हिस्सों तक पहुंचाता था? उसे कैसे पता चलता था कि दूसरे राज्यों में क्या गतिविधियां चल रही हैं? फिर किसी दुश्मन के हमले के वक्त वह कैसे दूर दराज फैले अपने सैनिकों, कर्मचारियों से संपर्क कर साध पाता था? व्यापारी को कैसे पता चलता था कि कहाँ किस चीज़ का उत्पादन होता है और वह किस तरह दूसरी जगहों पर हो रहे उत्पादन से बेहतर है? कैसे कारोबार का प्रचार प्रसार किया जाता था? कैसे कोई व्यापारी अपनी वस्तु की गुणवत्ता आदि के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाता था? जब लोगों को दूर दराज गए अपने परिजन, मित्र, रिश्तेदार आदि का हालचाल लेना होता था तो कैसे संपर्क करते थे? भाई देखो ये जनसंचार का माध्यम नहीं था तो कैसे होता था, ये कल्पना कीजिए, ठीक है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि सूचना का आदान प्रदान मनुष्य का मूल स्वभाव है। देखो चाहे संचार का माध्यम था या नहीं था,
है ना। आज है तो बहुत आसान हो गया है सूचनाओं को पहुंचाना, लेकिन जब नहीं था तो भी मनुष्य अपने सूचनाओं को एक से दूसरे तक पहुंचा ही देता था। लेकिन हाँ, ये था कि समय बहुत लगता था, लेकिन आज तो मिनटों में ही हम सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस समय बहुत समय लग जाता था। नई नई हाँ, कि सूचनाओं का आदान प्रदान मनुष्य का मूल स्वभाव है। नई नई जानकारी हासिल करना उसकी प्रवृत्ति है। सूचनाओं के प्रति उसमें सहज जिज्ञासा होती है। पुराने ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते मुसाफिर से पूछ कर सूचनाएं जानते समझते थे। तो जब कोई मुसाफिर उनके जगह से, उनके गांव से, उनके क्षेत्र से गुजरता था, तो उनसे वो बातचीत करते थे और उनसे वो सूचनाएं प्राप्त करते थे। अपने परिजनों रिश्तेदारों तक सूचनाएं पहुंचाने, उनका हालचाल जानने के लिए गाँव में हरकारे नियुक्त किए जाते थे। हरकारे होते थे, है ना। जैसे कि आज डाकिया होता है तो वो तो चिट्ठी पत्री बांधते, तो उस समय हरकारे होते थे जो जाते थे, उनको सूचनाएं दे के आते थे, जो सूचनाएं पहुंचाते और लाते थे। इसी तरह राजा भी हरकारे या संवाददाता नियुक्त करते थे, जो घोड़ों से या पैदल चलकर राजकाज से संबंधित सूचनाएं लाते ले जाते थे। तो आपने टीवी वगैरह में कई बार पुरानी फिल्में वगैरह देखी होगी, है ना। तो वहाँ पर इसी तरह से राजा वगैरह है, उनके राजदूत होते, उनके दूत होते हैं, है ना, हरकारे होते हैं। तो वो एक से दूसरे राज्यों को, दूसरे राजाओं को संदेश पहुंचाते हैं, लोगों तक वो ढोल बजा बजा कर संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सूचनाएं पहुंचाते थे, ले जाते थे। तो पैदल चलकर, घोड़ों के माध्यम से जाते थे। संवाददाता दो तरह के काम करते थे। वे राजा की सूचनाएं तो लाते ले जाते ही थे, प्रजा की गतिविधियों की जानकारी भी राजा तक पहुंचाते थे। यानी अपनी भूमिका एक जासूस की भी, अतः उनकी भूमिका एक जासूस की भी हुआ करती थी। इसी तरह मुनादी करने वाले होते थे, जो राजा की तरफ से दी जाने वाली सूचनाएं गांव-गांव तक लोगों को पहुंचाया करते हैं। तो इस तरह से एक मुनादी भी होते थे, मुनादी करने वाले, जो सूचनाएं पहुंचाने वाले। तो वो क्या करते थे, गांव-गांव तक राजा की सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते थे। फिर व्यापारी भी सूचनाओं के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाया करते थे, क्योंकि वे अपने कारोबार के सिलसिले में जगह जगह घूमते रहते थे। वे एक जगह से के बारे में, वहाँ के रहन सहन, लोगों के आचार विचार आदि के बारे में दूसरी जगह के लोगों को बताते, जानकारी देते रहते थे। तो इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान जब संचार माध्यम नहीं था तब होता था। फिर अंग्रेज आए। अब कौन आए, फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने डाक व्यवस्था शुरू की। तो अंग्रेजों ने ही डाक व्यवस्था शुरू की थी। इसके जरिए पत्रों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान बढ़ा। फिर टेलीग्राम व्यवस्था शुरू हुई, तो दूर दराज तक सूचनाएं पलक झपकते पहुंचने लगी। तो अब फिर टेलीग्राम की शुरुआत हो गई, है ना। तो सूचनाएं तुरंत पहुंचने लगी, वहाँ से चलकर हम आज तक पहुंच चुके हैं। तो अब देखो, यहाँ से चले हम डाक व्यवस्था से चलते हो, आज हम कहाँ पहुँच गए। आज हमारे हाथों में ही सूचना पहुँचाने का तरीका, यानी फ़ोन वगैरह हम तुरंत कॉल खड़काते हैं, या फिर हम जो है वीडियो के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से हम सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। फिर टेलीग्राम व्यवस्था शुरू हुई, तो दूर दराज तक सूचनाएं पलक झपकते पहुँचने लगी। वहाँ से चलकर हम आज तक पहुँच चुके हैं, जब संवाद देने, प्राप्त करने, अपने विचार प्रकट करने के अनेक साधन और प्रणाली विकसित हो चुकी। तो आज संवाद देने, इन बातों को बताने हैं, सूचनाएं प्राप्त करना है, इतने विचार प्रकट करने हैं, उनके अनेक साधन और प्रणाली विकसित हो चुकी हैं। मगर संचार का अर्थ केवल निजी या नीतिगत सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है। जन संचार का एक बड़ा काम जनहित की सूचनाओं के प्रसार का है, जिसे पत्रकारिता कहते हैं। अब देखो, सिर्फ सूचनाओं को आदान प्रदान करना ही काफ़ी नहीं है, यही सीमित नहीं है जनसंचार का काम, बल्कि जनसंचार का एक बड़ा काम जनहित की सूचनाओं के प्रचार का भी, यानी जनहित यानी जनता के हित में सूचनाओं को पहुंचाया जाए, उसका भी काम जनसंचार करता है, जिसे पत्रकारिता कहते हैं। आज हम पत्रकारिता, हमारे घर में पत्र आते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, है ना, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें हम सारी सूचनाएं पढ़ते हैं। आप तो जानते ही हैं कि पत्रकारिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पत्रकारिता का चलन शायद तभी शुरू हो गया था जब मनुष्य का बौद्धिक विकास शुरू हुआ था। कहा जाता है बौद्धिक विकास यानी जब मनुष्य ने थोड़ी बुद्धि विकसित मनुष्य की हो गई, तभी से पत्रकारिता का विकास हो गया। कहा जाता है कि नारद मुनि इस धरती के पहले संवाददाता और पत्रकार थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारे पुराणों में संवाददाता के रूप में वे ही पहले प्रमाण हैं। जो हमारे पुराण हैं, भारतीय संस्कृति में जो पुराण है, वेद है, तो जो हमारे पुराण हैं, पुराणों में पहले संवाददाता यानी पहले न्यूज़ रिपोर्टर कौन थे, नारद मुनि ही थे, है ना। तो आपने कई बार आज के संदर्भ में नाटक वगैरह होते हैं, है ना, ऐसे कोई धार्मिक सीरियल होते हैं, उसमें देखा होगा नारद जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पुराणों में भी संवाददाता के रूप में पहले ये प्रमाण भी मिल चुका है। वे देवलोक के समाचार तो देते ही थे, पृथ्वीलोक की सूचनाएं भी देवताओं को पहुंचाया करते थे। हालांकि नारद एक मिथकीय चरित्र है, मगर इससे यह तो पता चलता ही है कि संवाद प्राप्त करने और पहुंचाने की प्रवृत्ति पुरानी है। तो मिथकीय मतलब कि हमने आंखों से भी नारद जी को नहीं देखा है, हमने पुराणों में, हमारी जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उनमें हमने उनके देवताओं के बारे में सुना है। ठीक है,
तो एक मिथकीय चरित्र है, मगर इससे तो पता तो ये चलता है कि संवाद प्राप्त करने और पहुंचाने की प्रवृत्ति जो है वो तरीका जो बहुत ही पुराना है। पुराने समय से हम एक दूसरे को संवाद है, अपनी बातें है, अपनी सूचनाएं पहुंचाते रहे हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सूचनाएं प्राप्त करना तो मनुष्य का क्या स्वाभाविक गुण है। अगर मान लो कहीं भी कोई कुछ घटना हो रही है, आपको देखा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप तुरंत वहां जाओगे, जानना चाहोगे कि क्या हुआ। तो ये क्या है, ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि कहाँ क्या हो रहा है वो उसको जानना होता है। इसी प्रकार सूचनाओं का प्रचार करना यानी प्राप्त सूचनाएं दूसरों से साझा करना भी उसका सहज गुण है। अब आपने कहीं पर कोई 2 4 5 10 लोग इकट्ठे हुए देखे, तो आप कहीं से गुजर रहे हो, आपने देखा कि क्या हो रहा है, आप जानना चाहोगे। ठीक है, तो ये आपकी स्वाभाविक गुण है। अब जान के भी आप उस घटना को जाना, फिर आप दूसरों तक भी वो बातों को पहुंचाते हो, तो वो भी आपका क्या है, एक सहज गुण है। आप भी जब कहीं कोई घटना देखते सुनते होगे तो उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते होगे। फिर उस घटना के बारे में अपने परिवार, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों आदि से भी बात करते होगे। और आज जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि जैसे संचार माध्यमों का विकास हो चुका है, इन माध्यमों पर भी इस घटना के बारे में बताने का प्रयास करते होंगे। इसी प्रकार प्राचीन काल में मनुष्य किसी घटना के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता और दूसरों तक जुबानी पहुंचाता रहा है। तो देखो, तो इन माध्यमों से आज तो क्या होगा, कुछ भी घटनाएं होती है तुरंत वहाँ वीडियो बना लेते हैं, फेसबुक पर मैसेज छोड़ देते हैं, है ना, उसका वीडियो डाल देते हैं। तो ये बहुत जल्दी तुरंत ही फास्ट ही कार्य होने लगा है। पर जब छापे की मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो लोगों ने ऐसी सूचनाओं को मुक्त रूप से प्रसार करने का विचार किया। जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हो गया, छापने लग गए सूचनाओं को, पहले तो मौखिक रूप से बताते थे, लेकिन जब छपने लग गया तो फिर वो लोगों को सूचनाएं फ्री में, मुफ्त में प्रसारित करने का विचार किया, जो व्यापक जन समूह यानी कि व्यापक जनमानस को प्रभावित कर सकती थी। इस तरह समाचार पत्रों का विकास हुआ। छापे की मशीन का आविष्कार पश्चिम में तो बहुत पहले ही हो चुका था। जो पश्चिमी देश है, अमेरिका वगैरह, तो उन देशों में तो छापे का जो आविष्कार है, विकास है, वो बहुत पहले ही हो चुका था। भारत का पहला अखबार इसके करीब 100 साल बाद, यानी कि जब पश्चिमी देशों में छापे का आविष्कार हो गया, जो प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हो गया, उसके लगभग 100 सालों के बाद में 1764 में, तो देखो जो मशीन की छापे पश्चिमी भारत में पहले हो गए, कब हुआ, पर पहली मशीन 1674 में भारत पहुंच गई थी। तो पहली मशीन हमारे भारत कब पहुंची, 1674 में। भारत का पहला अखबार इसके करीब 100 साल बाद 1776 में प्रकाशित हुआ। अखबार में 2 पन्ने थे। तो पहला अखबार में कितने पन्ने, सिर्फ 2 ही पन्ने। इसका प्रकाशन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूर्व अधिकारी विलियम्स बोर्स था। यह अखबार स्वभावतः अंग्रेजी भाषा में निकाला था तथा कंपनी और सरकार के समाचार प्रकाशित करता था। इसके बाद सबसे पहला अखबार जिसमें विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए गए वह था जेम्स अगस्त, जिसने 1780 में निकाला बंगाल गजट। जिसने क्या निकाला था, बंगाल गजट था। किसने निकाला, जेम्स अगस्त ने 1780 में एक बंगाल गजट के नाम से एक अखबार निकाला, जिसमें स्वतंत्र रूप से वो अपने विचार प्रकट कर सके। अखबार में 2 पन्ने थे और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के निजी जीवन पर लेख छपते थे। 1790 के बाद भारत में अंग्रेजी भाषा के और कुछ अखबार स्थापित हुए जो अधिकतम शासन के मुख्य पत्र थे। तो जो शासन के मुख्य पत्र थे वो प्रशासन के बारे में छापते थे। 1826 में कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से उद्दंड मार्तंड नाम से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह साप्ताहिक पत्र 1827 तक चला और पैसे की कमी के कारण बंद भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कानपुर के अंदर जो पंडित युगल किशोर शुक्ल ने भी कलकत्ता से एक उद्दंड मार्तंड नाम से एक हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और ये साप्ताहिक पत्र था, जो कि 1800 साप्ताहिक पत्र का मतलब था सप्ताह में एक बार आने वाला। ठीक है, और वो 1827 तक चला, लेकिन पैसे की कमी के कारण ये अखबार जो है बंद हो गया। इस तरह भारत में अखबारों और पत्रिकारों के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। अब हर भाषा, यहाँ तक कि बोलियों में भी अखबार और पत्रिकाएं निकल रही है। इसमें केवल समाचार और साहित्य ही नहीं, हर विषय से संबंधित सामग्री प्रकाशित होने लगी है। जैसे निजी लोगों को कंप्यूटर विज्ञान में रुचि है, इसके लिए कंप्यूटर पर आधारित पत्रिकाएं निकल रही है। जिन लोगों को खेती किसानी में रुचि है, उनके लिए खेती किसानी से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करने वाली पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। इस तरह जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों से अछूता हो। फिर जनसंचार का अर्थ केवल अखबार और पत्रिकाओं तक सीमित नहीं रह गया है, अब इसे मीडिया कहा गया है। अब क्या कहने लगे, मीडिया कहने लगे। सिर्फ अखबार और पत्रिका ही नहीं है,
इसी तक ही सीमित नहीं रहा है, इसको मीडिया कहा जाने लगा है। अंग्रेजी शब्द मीडिया, मीडियम यानी माध्यम का बहुवचन है, यानी अब इसमें जनसंचार माध्यम समाहित हो चुके हैं। जनसंचार के क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हो चुका है। आइए विभिन्न जनसंचार माध्यमों के बारे में जानें। तो अब हम जो अलग अलग जनसंचार माध्यम है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में पहला अखबार निकाला था, तो हमें पता है कि भारत में पहला अखबार जो है 1776 में निकाला गया था। अगला है, निम्न में से क्या संचार माध्यमों का काम नहीं है? तो संचार माध्यम का क्या काम नहीं? अफवाह फैलाना। भाई संचार माध्यम सूचना देता है, जागरूकता फैलाता है, लोगों की समस्या को उठाता है, लेकिन अफवाह फैलाना उसका काम नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में सूचनाएं पहुंचाने का काम करने वालों को इनमें से क्या कहा जाता था? तो प्राचीन समय में सूचनाओं को पहुंचाने वालों को हरकारा कहा जाता था। तो ये इसका आंसर है, तो इसका आंसर है हरकारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, अब है कुछ क्रियाकलाप दे रखी है, फिर है विभिन्न संचार के माध्यम। अब विभिन्न संचार के जो माध्यम है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लगभग 35 मिनट का वीडियो बन चुका है। फिर आपको देखने में समस्या होती है, ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में आसान, यानी आंखें दुखने लग जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।